ठीक है। तो भागिक, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र पढ़ना है। अब यहाँ पर संघ शब्द का मतलब कई बार बताए आपको अभी। अब दूसरा जो होगा उसके राज्य क्षेत्र, इसको समझना है। अनुच्छेद कुल कितने हैं इसमें? अनुच्छेद 1 से लेकर के और 4 तक है ना, या पढ़ने हैं। इसको पढ़ते समय जितने प्रमुख बिंदु पर ध्यान देना है उनको एक बार समझ लीजिए। तो पहले इसके सारे अनुच्छेद को एक तरफ से लिख लीजिए। अनुच्छेद 1 क्या है कि इंडिया अर्थात भारत, हाँ, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ द स्टेट। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इस पहले अनुच्छेद से हमें 2 बातें पता चलती है। पहला, भारत का नामकरण। तो संविधान में भारत के 2 नाम हैं। कौन कौन से? एक तो इंडिया और दूसरा भारत। बाकी कहने को तो हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप है ना, कुशिन द्वीप, तमाम सारे द्वीप हैं और तमाम सारे नाम हैं, लेकिन संवैधानिक नाम क्या है? तो इंडिया और भारत 2 नाम हैं। अच्छा, भारतवर्ष शब्द सबसे पहले कहाँ लिया गया है? भारत कहाँ लिया गया था? भारतवर्ष कहाँ लिया गया था? भारत शब्द कहाँ से आया है? भारतवर्ष शब्द कहाँ से आया है? भारत आया है विष्णु पुराण से। उत्तरम यत्र समुद्रस्यम हिमाद्रेत चैव दक्षिणम वर्षम तत्र भारत नाम भारती तत्र संस्थिता, है ना। उत्तरम यत्र समुद्रस्यम, समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रेत चैव दक्षिणम, हिमालय पर्वत के दक्षिण में, वर्षम तत्र भारत नाम, उस जगह का नाम भारत है, और भारती तत्र संस्थिता, वहां पर रहने वाले लोग मां भारती की संतान हैं। ये विष्णु पुराण के पहले अध्याय के पहले श्लोक में है। तो भारत जो नाम है वह विष्णु पुराण से लिया गया है। अब भारत वर्ष शब्द लिया गया है पाणिनि के अष्टाध्यायी से। भारत वर्ष शब्द लिया गया है कहां से? पाणिनि के जो है अष्टाध्यायी से लिया गया है। ठीक है, तो ये 2 नाम यहां से पता चलते हैं। और इसके अलावा क्या पता चलता है? राज्य व्यवस्था, कि भारत में राज्य व्यवस्था कैसी है। तो कह रहा है कि जो भारत है वो क्या है? राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ होने का मतलब यह है, राज्यों का संघ होने का मतलब यह है, 2 शब्द यूज होते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए यूनियन शब्द इस्तेमाल हुआ है भारत में। एक की बात करते हैं वह है फेडरेशन, मतलब क्या? परिसंघ। फेडरेशन शुद्ध हिंदी क्या होगी उसकी? परिसंघ होती है। अब यूनियन और फेडरेशन में अंतर समझना है। अमेरिका के लिए अमेरिकी संविधान में फेडरेशन ऑफ द स्टेट है। अमेरिका इज द फेडरेशन ऑफ द स्टेट, इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट। अब यूनियन और फेडरेशन क्या होता है, मूल अंतर समझ लेना है। फेडरेशन में समझौता होता है, 2 or more than 2 स्टेट, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच में समझौता होता है, और 2 या 2 से ज्यादा राज्य आपस में समझौता करके एक देश बना लेते हैं। ठीक है ना। जैसे समझते हैं कोई राज्य है A, B, C, D और E। अब यहां समझना है कि संघ और परिसंघ में अंतर क्या है। A, B, C, D और E। मान लेते हैं राज्य A जो है इसमें कोयला होता है, कोयले के खदान खूब हैं, ठीक है ना। राज्य B जो है यहां पर नदियां हैं, यानी कि जल स्रोत खूब हैं। बी में जल स्रोत बहुत हैं।
पर यह दोनों ऐसे क्षेत्र में पड़ जा रहे हैं जहां परिवहन सुविधा नहीं है। परिवहन सुविधा मान लेते हैं है सी में, और परिवहन सुविधा होने के कारण यहां पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। औद्योगिक का मतलब फैक्ट्रियां वगैरह लगेंगी, सी में लगेगा। ठीक, अब ग्राहक ज्यादातर हैं डी में, यानी कि उपभोक्ता। अब ये ऐसे हैं कि सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसके पास कोयला तो है, लेकिन बिजली बनाने के लिए जल भी चाहिए, ठीक है ना। इसके पास जल तो है, बिजली बनाने के लिए कोयला चाहिए, और जब इसके पास कोयला और इसके पास जल है तो बनाने के लिए कारखाना चाहिए। अब इसके पास कारखाने में बिजली बन गई तो खरीदने वाला ग्राहक चाहिए। बात समझ में आई ना। यानी ये सब एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं। तब ये आपस में क्या करते हैं कि भाई ऐसा है, ना तो अकेले हमारा काम चलेगा, ना तुम्हारा, ना तुम्हारा, ना तुम्हारा, सब लोग एक ही साथ क्यों ना मिलके काम करें। बात समझ में आई ना। अब सारे लोग मिल जाते हैं और मिलके एक नाम रख लेंगे कोई भी, यह व्यवस्था कहलाएगी परिसंघात्मक शासन व्यवस्था या फेडरल व्यवस्था, ठीक है ना। अर्थात यह जो राज्य हैं, अब यहां देखो इसके नुकसान क्या, भविष्य में कभी अगर इसके यहां जल आ जाए या इसके यहां कोयले की खदान आ जाए तो इसको इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। यानी ये भविष्य में इसके यहां कोयला भी अगर खुदाई से निकलने लगे तो जल तो था ही, इनकी जरूरत खत्म हो जाएगी। फिर ये लोग इन्हें ग्रुप से एग्जिट कर सकते हैं, या ये खुद चाहे तो अपने आप बाहर हो सकता है। यानी कि परिसंघात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों को अलग होने का अधिकार होता है। राज्य समझौते के द्वारा निजी स्वार्थों के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वह परिसंघात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है। भारत के संदर्भ में परिसंघ नहीं है। अब संघ क्या है कि आप आके जुड़ तो सकते हो, कोई नया मेंबर आकर के जुड़ तो सकता है, लेकिन कोई अलग नहीं हो सकता। तुम्हारे यहाँ बिजली हो ना हो, नदी हो ना हो, कोयला हो ना हो, जुड़ के रहना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आप अलग नहीं जा सकते। तो भारत का संविधान यह है कि भारत में कोई भी नया राज्य आके शामिल तो हो सकता है, लेकिन कोई भी राज्य बाहर नहीं जा सकता। कल को पता चले पंजाब कह दे हम पाकिस्तान में जाएंगे, बांग्लादेश में कह दे हम, बंगाल कह दे हम बांग्लादेश में जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कोई आ सकता है, लेकिन भारत से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। इसी को कहा जाता है राज्यों का संघ। अब यहां पर आगे हम देखेंगे, ये इतना समझ में रखना है। अब अनुच्छेद 2 देख लीजिए, क्योंकि अनुच्छेद 1 की विधिवत व्याख्या अनुच्छेद 2 के द्वारा संभव होगी। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद, 2 बात, कि संसद नए राज्यों का प्रवेश तथा नए राज्यों का गठन कर सकती है। ये दूसरा अनुच्छेद है। यहां पर क्या है कि संसद, 2 बातें, नए राज्य का प्रवेश और फिर नए राज्य का गठन। संसद को 2 अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 2 में, किसी भी नए राज्य को प्रवेश कर सकती है। यानी कल को भारत कभी अगर भविष्य में किसी देश पर, अपने पड़ोसी मुल्क पर आक्रमण करता है, वैसे तो हमारी ये रही ही नहीं, हम तो पंचशील में विश्वास करते हैं, पंचशील समझौता, लेकिन अगर हम ऐसा करें और किसी भूभाग को जीते तो हम भविष्य में उसे अपने राज्य में या अपने देश में मिला सकते हैं, और उसे मिलाने का अधिकार किसका होगा, संसद का अधिकार होगा, ठीक है ना। यह बातें ध्यान में रखना है। अब इसके थ्रू कुछ एग्जाम्पल आए हमारे पास। एग्जाम्पल कौन से आए, तो एग्जाम्पल हमारे पास यह आए, जैसे आपने सिक्किम का मामला देखा। सिक्किम के बारे में थोड़ा सा और जानिए। दरअसल सिक्किम पहले एक राज्य नहीं था। सिक्किम पहले नेपाल का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है ना। 1814-16 के दौरान अंग्रेजों ने नेपाल पर आक्रमण किया और नेपाल को जीता। तब नेपाल से सुगौली की संधि हुई।
सुगौली की संधि लिख दे, पढ़े हैं ना पहले। 1815-16 सुगौली की संधि हुई। इस सुगौली के संधि के द्वारा कुछ क्षेत्र अंग्रेजों ने भारत के लिए ले लिया और एक नया क्षेत्र काट के एक अलग देश के रूप में बनवा दिया, वह था सिक्किम। ठीक है ना, हाँ, देश, देश, राज्य नहीं, देश, सिक्किम बना। अब सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन हुआ, चोग्याल वंश का शासन हो गया। अब वहां पर सिक्किम का अगर आप लोकेशन देखें वर्ल्ड मैप में, तो चीन अधिकृत तिब्बत, एक तरफ भूटान और एक तरफ नेपाल और एक तरफ भारत, यही तो कंडीशन था उस समय। तो सिक्किम के ऊपर आए दिन कोई ना कोई आक्रमण करता ही रहता था। तो सिक्किम की जनता इस बात से परेशान थी। सिक्किम के लोगों ने, सिक्किम विधानमंडल ने एक प्रस्ताव जो है हस्ताक्षर करके इंदिरा गांधी सरकार को दिया था। तब इंदिरा गांधी सरकार ने सिक्किम से कहा कि भाई देखो, हम आपकी मदद तभी कर सकते हैं जब आप भारत में शामिल होने की बात करो। तो उनके मंत्रिमंडल ने हामी भरी कि ठीक है। तब फिर 1975 के दौरान सिक्किम को भारत में मिला लिया गया और 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है ना। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा अब सिक्किम क्या था, बाहरी था, नए राज्य का प्रवेश था। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से ये काम कौन किया होगा, संसद ने किया होगा। इसके अलावा अगर हम देखें सिक्किम की व्यवस्था से हट करके भी अगर हम देखें, हटाएं इसको, चलिए नोट कर लीजिए। हाँ, सुगौली की संधि से जब सिक्किम लिया गया, हाँ, तो पहले देश था नेपाल से। सुगौली की संधि में नहीं लिया गया है, सुगौली के संधि में इसको अलग किया गया है नेपाल से हटा करके। हाँ, अलग किया है। हाँ, अलग किया। हाँ, अब आगे देखते हैं। तो 1854 में, इसी के व्याख्या में देखना है कि 1854 में हमने दादरा नगर हवेली, पुर्तगालियों से लिया। मतलब हम तो 47 में कहने के लिए आजाद हो गए, लेकिन अभी में पुर्तगाली, फ्रांसीसी ये लोग भारत में बने हुए थे। 1854 में हमने पुर्तगालियों से दादरा एवं नगर हवेली को आजाद करवाया, ठीक है ना। और फिर 10वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। किसको, दादरा नगर हवेली को। तो यह भी एक तरह से क्या है, नए राज्य का प्रवेश हुआ नहीं हुआ भारतीय संघ में, क्योंकि जहां पर किसी दूसरे का शासन था उसको हमने लिया, तो यह भी एक प्रकार का नए राज्य था जिसको हमने भारतीय संघ में मिलाया। फिर 1800 नहीं 1900 है, यहाँ मेंटेन कर लेना, आज़ादी के बाद की बात है। फिर 1954 में पुदुचेरी, ठीक है ना। पुदुचेरी यहां पर फ्रांस का अधिकार था, पुदुचेरी पर फ्रांस का अधिकार था। फिर हमने फ्रांस से पुदुचेरी को लिया और उसे भी हमने केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया, तो वह भी नए राज्य का प्रवेश हुआ भारतीय संघ में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक के बाद एक कई सारे नए राज्यों का प्रवेश भारतीय संघ में किया गया, ठीक है ना। अब दूसरा जो दिया है कि नए राज्यों का गठन कैसे किया गया है, नए राज्य का गठन, तो यह देख लेते हैं। इसको हटा दें हम। आखिर संसद ने नए राज्य का गठन कब किया है, कभी किया है या नहीं किया है।
तो नए राज्य के गठन की जब बात आई, जब संविधान 1950 में लागू हुआ, तो यह हुआ कि नए राज्य का जो गठन किया जाए वो कैसे किया जाए। तो नए राज्य के गठन के लिए कुल 3 समितियां आई। पहला जो आया उसको कहा जाता है एसकेधर समिति। भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, एसकेधर बनाए गए, और इसीलिए इनके नाम के आधार पर इसे एसकेधर समिति कहा जाता है। इनसे पूछा गया कि बताओ भैया नए राज्य कैसे बनाए जाएं, जो राज्य हैं आजाद हो गए, राज्यों का नामकरण कैसे किया जाए, नए राज्य कैसे बनाए जाएंगे। तो इन्होंने बताया कि भाषा को नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर नए राज्य बनाए जाएं। यह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। 1948 में यह आया था। 1948 में जब भाषाई प्रांत आयोग का गठन हुआ, एसकेधर कमेटी का गठन हुआ, तो उसने भाषा को नकार दिया। कुछ लोग क्या कह रहे थे कि जितने भाषा हैं उतने राज्य बना दीजिए, कोई लफड़ा ना रह जाए, तमिल वालों का अलग राज्य, तेलुगु वालों का अलग राज्य। तो इससे बड़ी समस्या पैदा होती। समस्या क्या होती, कुछ भाषा ऐसी है जो गिने चुने लोग बोलते होंगे, तो क्या उनका 5, 6, 8 लोगों का एक नया राज्य बनाया जाए। और दूसरी बात यह कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक से ज्यादा भाषा बोलते हैं, तब उनको कितने राज्यों का नागरिक बनाया जाएगा। जैसे भारत में आमतौर पर कुछ लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं, कुछ हिंदी भी बोलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हिंदी और बंगला बोलते हैं, है नहीं है, कुछ बिहारी बोलते हैं, कुछ अवधी बोलते हैं। तो यानी एक व्यक्ति जब कई भाषा बोल लेता है तो उसको कितने राज्य में रखा जाएगा, ये समस्या आ रही थी। तो इस तरह से इन्होंने भाषा को नकार दिया कि भाई भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जा सकते, खासकर भारत जैसे देश में, क्योंकि यहाँ पर बहुत भाषाएं हैं। अमेरिका वगैरह है जहाँ पर अंग्रेजी ही उनकी भाषा है, तो ठीक है, भाषा के आधार पर बना सकते हैं, यहाँ नहीं। तो इन्होंने क्या बताया, किस आधार पर बनाइए, प्रशासनिक आधार पर। प्रशासनिक आधार का मतलब यह हुआ कि व्यवस्था चलाने के हिसाब से बनाइए, कि कैसे कहाँ पर व्यवस्था चल सकती है, छोटे छोटे या बड़े बड़े, इस तरह से राज्यों को बनाया जाए। इनके बात को लेकर के तमाम सारे विवाद आंदोलन खड़े हो जाते हैं, सब लोग सहमत दिखाई नहीं देते हैं। तो एक दूसरी समिति बनाई गई, जेबीपी समिति। जेबीपी समिति यह भी 1948 में ही आई है। इसने क्या किया कि प्रशासन का सपोर्ट ना करके भाषा का सपोर्ट किया। जेबीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, 3 व्यक्तियों को मिलाकर के एक समिति बनाई गई 1948 में, जिसके संक्षिप्त नाम के लिए हम जेबीपी प्रयोग करते हैं। तो जेबीपी समिति या जेबीपी आयोग बनाया गया। यह भी भाषा से संबंधित है, 1948 में बना। और इसमें कहा गया कि जो राज्य हैं उनको प्रशासन के आधार पर नहीं बनाएंगे, बल्कि किस आधार पर बनाएंगे, भाषा के आधार पर बनाएंगे। अब अभी ये तय ही नहीं हो पा रहा था कि हम भाषा के आधार पर बनाने वाले हैं, प्रशासन के आधार पर बनाने वाले हैं, या भौगोलिक दृष्टि से। भौगोलिक दृष्टि का मतलब जो पहाड़ पर हैं, पहाड़ी राज्य, पहाड़ को एक अलग राज्य बना दिया जाए, मरुस्थल वाले को एक अलग राज्य बना दिया जाए, पठार वाले को अलग राज्य बना दिया जाए, कैसे बनाया जाए। इतने में आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे, आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति हुए पोट्टू श्रीरामुलु। पोट्टू श्रीरामुलु। पहले आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु एक में थे, जिनका नाम था मद्रास प्रांत।
क्या नाम था? मद्रास प्रांत अक्सर चर्चा में आया है ना। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु एक ही में थे, मद्रास प्रांत के नाम से। अब दिक्कत क्या थी कि जो मूल तमिलनाडु वाला हिस्सा है वहां पर तमिल बोली जाती है और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है। तो इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया कि तेलुगु वालों को अलग करो, तमिल वालों को अलग करो। जितने लोग तेलुगु बोल रहे हैं उनको अलग करिए, यानी कि आंध्र प्रदेश को अलग करिए, और तमिल बोलते हैं तमिलनाडु वाले उनको अलग करिए। 56 दिनों का इन्होंने उपवास किया, 56 दिनों तक खाने नहीं खाए अलग राज्य को लेने को। और जब 56वें दिन इनका राम नाम सत्य हुआ तो सरकार ने कहा ऐसा मान्यता दे देते हैं। फिर 1953 में तो हम पढ़ते हैं कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। हाँ, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, और उसका श्रेय जाता है पोट्टू श्री रामुलु को। और हम क्या कहते हैं कि देखो गांधीवाद कितना मजबूत है। एक व्यक्ति के 56 दिन खाना ना खाने से पूरे देश की सरकार हिल गई और उसकी बात माननी पड़ी। मतलब आप लोगों को ट्राई नहीं करना है, पता चले 56 दिन बाद बना तो, लेकिन अब उनको कौन बताएगा कि नहीं नहीं अब बना है। काश 55वें दिन बना दिए होते। मतलब ठीक है, अगले को पता तो चलता कि यार भूखे रहने के बाद मामला बन सकता है, हैं? कम से कम ये तो पता चलता कि हाँ बनाया गया, भूखे रहे तो बन गया। तो 1953 में हो गया इधर। अब एक को मान्यता देना था कि सारे राज्य कहने लगे, है ना, कि जब एक लोगों की बात मान ली गई तो सारे राज्यों में आंदोलन शुरू हो गया। हमारे वाले भाषा का अलग राज्य, हमारे वाले भाषा का अलग राज्य। सरकार को विवश होना पड़ा, और विवश होने के बाद में सरकार को एक अलग राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना पड़ा, यानी सारे राज्यों का फिर से गठन किया जाए। ठीक है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग, ये सब अभी हम अनुच्छेद 2 के तहत पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसी ने तो कहा था नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों का गठन संसद कर सकती है। तो हमें तो ये जानना ही होगा कि आखिर कैसे ये बात आई है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, और इसके अध्यक्ष बनाए गए फजल अली। इसको फजल अली आयोग कहा जाता है। ये अध्यक्ष बनाए गए, इसमें 2 सदस्य भी थे, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ये दोनों सदस्य बनाए गए। तो 2 सदस्य बने, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, और फजल अली इसके अध्यक्ष थे। अब जिसका काम था राज्यों का फिर से बंटवारा करना, राज्य पुनर्गठन। पुनर्गठन मतलब फिर से व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी दी गई। अब इनसे पूछा गया कि आप कौन सा तरीका अपनाएंगे, प्रशासन या भाषा? तो इन्होंने कहा कि जो प्रशासन है नहीं, भाषा है हाँ, लेकिन प्रत्येक भाषा के लिए प्रत्येक राज्य नहीं बना पाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं वहां पर वो राज्य बनाएंगे। पता चले एक राज्य में 5 लोग 5 प्रकार की भाषा बोलते हैं तो एक को 5 भाग में तोड़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। भाषा को मान्यता देंगे, लेकिन अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं उस हिसाब से वहां रखेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो यह याद रखना, यानी वर्तमान में भी जो राज्य बने हुए हैं उनका आधार क्या है? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में फजल अली की अध्यक्षता में 2 सदस्य के.एम. पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू की सदस्यता में यह मान्यता दी, और तब जाकर के 14 राज्य
और 6 संघ शासित प्रदेश या जिनको आप केंद्र शासित कह सकते हो बनाए गए। यह बात याद रखना कि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा कितने राज्य बनाए गए थे, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे 1956 के तहत। ठीक है ना। तो इस तरह से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं फजल अली आयोग के द्वारा। ठीक है ना। अब आगे देखना है, इसी अभी अनुच्छेद 2 को आगे बढ़ाना है। अनुच्छेद 2 में ही हमें आगे बढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखते जाइए कि 1960 में बंबई प्रांत को तोड़कर 2 राज्य बने, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है ना। गुजरात उनका बनाया गया जहां पर सिंधी भाषी लोग रहते थे। ठीक है ना। सिंधी भाषा बोलने वाले लोग जहां रहते थे उनका गुजरात बनाया गया, और जहां मराठी अधिकांश बोलने वाले लोग थे महाराष्ट्र बनाया गया। यानी गुजरात और महाराष्ट्र पहले किस नाम से जाने जाते थे? बंबई प्रांत के नाम से जाने जाते थे। ठीक वैसे ही जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मद्रास प्रांत के नाम से जाने जाते थे। ठीक है ना। अभी तो बताए। फिर देखिए 1966 में 3 राज्य अस्तित्व में आए, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ये कब बने? 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 1966 में इनका गठन हो जाता है। 1975 में हाँ सिक्किम का गठन हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। याद रखिएगा, गोवा को शामिल किया गया है 1961 में। शामिल कब किया गया है गोवा को? गोवा और दमन दीव, इनको शामिल किया गया 1961 में। 14वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, गोवा और दमन दीव को। ठीक है ना। लेकिन गोवा को पूर्ण राज्य कब बनाया गया है? तो 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया। इसके अलावा मिजोरम, इसको भी। ठीक है ना। तो इस तरह से एक नए राज्यों का इस तरह से गठन हुआ। तो ये नए राज्यों का गठन हुआ। नए राज्यों का प्रवेश कैसे हुआ था वो आपने देख ही लिया। अब हटाया जाए इनका। अब अनुच्छेद 3 को भी जब हम पढ़ लें तब हमें फिर एक बार एग्जाम्पल पर जाना है। ये तो अनुच्छेद 2 के तहत है इतनी चीजें। अनुच्छेद 3 कहता है अनुच्छेद 3 संसद को अधिकार देता है कि संसद किसी भी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ये अनुच्छेद 3 कहता है। अनुच्छेद 2 क्या है? नए राज्य का गठन, नए राज्य का प्रवेश। अनुच्छेद 3 क्या है? सीमा, नाम, क्षेत्र में बदलाव करना, परिवर्तन कर देना। बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। और करेगी कौन? अब यह बात समझना है, कल हमने पढ़ा था संविधान संशोधन। जब हमने पढ़ा था संविधान की विशेषता में कि आखिर भारतीय संविधान लचीला कैसे है, तो हमने पढ़ा था कि नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है।
है ना। और तब हमने पढ़ा था कि भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह 3 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं। फिलहाल यहाँ पर जानना है कि जब किसी राज्य का नाम बदलना हो या सीमा बदलना हो या क्षेत्र बदलना हो तब कैसे होता है। तो इसमें 2 चरण होता है। पहला क्या है कि एक चरण है राष्ट्रपति का और दूसरा चरण है राज्य के विधानमंडल का। पहले बात समझ लीजिए। मान लीजिए कि संसद उत्तर प्रदेश या बिहार या महाराष्ट्र किसी के क्षेत्र को बढ़ाना चाहती है या थोड़ा घटाना चाहती है। उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश को देना चाहती है या वहां से लेना चाहती है या नाम बदलना चाहती है। तो इस बात के लिए कोई भी एक व्यक्ति क्या करेगा, पहले संसद में प्रस्ताव पेश करेगा, यही तो होगा। लेकिन प्रस्ताव पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है जो उत्तर प्रदेश का नाम बदलवाना चाहता है, तो भैया पहले एक लेटर लिखो, लेटर लिख के जाओ राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दे कि ठीक है बदल दो, ठीक है ना, तब वो सदन में आएगा। अब यहां पर एक और बात, क्या आप गए राष्ट्रपति के पास कि हमें उत्तर प्रदेश का नाम बदलना है, राष्ट्रपति कहेगा रुको। उस प्रस्ताव को पहले भेजा जाएगा राज्य के विधानमंडल में, ठीक है ना, कि हम आपका नाम बदलने वाले हैं, हम आपकी सीमा बदलने वाले हैं, हम आपका क्षेत्र घटाने वाले हैं या बढ़ाने वाले हैं। फिर उस राज्य का विधानमंडल, विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद अगर ऐसा मंजूरी देते हैं कि ठीक ठीक बदल दो, ये मंजूरी दे के वापस राष्ट्रपति को भेज देंगे कि ठीक है बदलवा दीजिए, तो राष्ट्रपति इनसे कहेगा जाइए। अब ये जाएंगे सदन में, ठीक है ना, और फिर वहां पर चर्चा होगी, मतदान होगा और विधेयक पारित हो गया तो जो है नाम बदल दिया जाएगा। एक व्यक्ति कहने से ये नाम बदल सकता है? हाँ बिल्कुल, मैंने एक व्यक्ति केवल कहता तो है, बाकी तो इतने चरण हो गए ना। अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार, हाँ, अगर राष्ट्रपति के पास गए, हाँ, 100 लोग हैं सांसद, हाँ, 50 लोग एग्री हो रहे हैं कि नाम का चेंज करा दी, हाँ, तो 50 लोग कह रहे कि नहीं होने देंगे, हाँ, हाँ, तो कहाँ पर ये मामला? अब सुनिए, 50 लोग गए राष्ट्रपति के पास कि हम उत्तर प्रदेश का नाम बदलवाना चाहते हैं। राष्ट्रपति उनको रोकेगा, उस कागज को लेगा, उत्तर प्रदेश विधानमंडल में भेजेगा कि पहले जिनके बारे में पूछने आए हो उनसे तो पता कर लें कि वह लोग क्या चाहते हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में आएगा, यानी विधानसभा विधान परिषद में। अगर पारित हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने पारित कर दिया या उत्तर प्रदेश में पारित हो गया कि ठीक है बदल दीजिए, तब वो जाएगा राष्ट्रपति के पास वापस। राष्ट्रपति उन 50 लोगों को देगा कि लीजिए भैया अब तुम जानो, तुम्हारा काम उत्तर प्रदेश वाले राजी हैं नाम बदलवाने पर, अब तुम लोग ले जाओ लोकसभा में, राज्यसभा में, बदल पाओ तो बदल दो, ना बदल पाओ तो ना बदलो। अगर तुम्हारी बहुमत है, पारित करवा ले गए तो बदल दो, अगर नहीं बहुमत है, नहीं पारित करवा पाए तो मत बदलो। यानी राष्ट्रपति को उससे मतलब नहीं है, उसका अपना एक काम है कि भाई मुझे इनसे पूछना था, मैंने पूछ लिया, बाकी तुम जानो। बात समझ में आया ना। तो यह प्रक्रिया अपना करके संसद किसी भी राज्य के नाम में, सीमा में और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। और इसको जब इस तरह से संशोधन होता है तो इसे कहा जाता है साधारण संशोधन या सामान्य संशोधन या सामान्य विधेयक, ठीक है ना। किसी भी राज्य के नाम, सीमा में परिवर्तन करने के लिए कौन सा विधेयक आता है? साधारण विधेयक या सामान्य विधेयक का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे तो तमाम सारे नाम परिवर्तन हुए, जैसे संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत से मध्य प्रदेश, मद्रास को तमिलनाडु बनाया गया और तमिलनाडु की नाम चेन्नई राजधानी बनाई गई। तो इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन होते रहे, ठीक है ना। नाम बदले गए, क्षेत्र भी बदले गए। 15 अगस्त 1947 को
भारत के सामने 3 कंडीशन है। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बन गए ना, यानी दोनों स्वतंत्र हो गए। साधारण भाषा में 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र हो गए, मतलब पाकिस्तान तो 14 को हुआ, ठीक है। अब ये 2 हैं, इसके अलावा है 552 रियासत। समझिए, संविधान सभा में याद होगा देशी रियासत भाग नहीं लिए थे, बाहर हो गए थे, है ना, तो वे स्वतंत्र बने रह गए। इनके अलावा 552 लोग स्वतंत्र बने रह गए कुल मिला के। अंग्रेजों ने भारत को एक राष्ट्र, पाकिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। इसके अलावा 552 लोग बचे। इन 552 राजाओं से कहा गया कि आप स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा हो आप भारत में शामिल होइए, आपकी इच्छा हो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, ठीक है ना। दोनों मतलब दोनों तरफ शामिल होने के लिए लोग स्वतंत्र थे। तब इनमें से 549 लोग शामिल हो गए भारत में। बहुत एग्जैक्ट समझते रहिए, 549 लोग कहाँ शामिल हो जाते हैं? भारत में शामिल हो गए 549 लोग, और 3 लोग कहीं भी शामिल होने से इनकार कर दिए, जिसमें से 2 लोग तो कहीं नहीं शामिल होना चाहते थे, और अगर शामिल होंगे तो पाकिस्तान में शामिल होंगे। वो ऐसा चाहते थे कि या तो वे कहीं ना शामिल हों और या तो वे पाकिस्तान में शामिल होंगे। वे 3 बचे थे, एक तो था जम्मू कश्मीर, दूसरा था हैदराबाद और तीसरा था जूनागढ़। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इसमें हैदराबाद और जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर तीनों स्वतंत्र रहना चाहते थे, कहीं ना शामिल हूँ, और अगर शामिल भी हूँ तो हैदराबाद और जूनागढ़ दोनों पाकिस्तान में शामिल होने को राजी थे, ठीक है ना, कि हम तो वैसे कहीं शामिल नहीं होंगे, फिर भी अगर हमें शामिल करना होगा तो हम कभी भी मिलेंगे तो पाकिस्तान में मिलेंगे, भारत में नहीं मिलेंगे। अब हैदराबाद का पाकिस्तान में शामिल होना बड़ा दिक्कत करता। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद ना, और वो भी बीच में। अब वहां पाकिस्तान को कहां दे दिया जाए बीच में जगह, ये समस्या कर रहा था, ठीक है। जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। जम्मू कश्मीर में हरि सिंह। समझौता हुआ, और समझौता कब हुआ? 26 अक्टूबर 1948 को। 26 अक्टूबर 1948 को एक समझौता हुआ, और उस समझौते के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर दिया गया, ठीक है ना। दरअसल समझौता क्यों हुआ था तो यह भी जान लीजिए। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। पाकिस्तान जब ये तीनों लोग बोले हम कहीं नहीं शामिल होंगे, तो पाकिस्तान क्या सोच रहा था कि ये तो हमारे बगल में है, इनके ऊपर आक्रमण करके इनको हम जबरदस्ती मिला लेंगे। तो पाकिस्तान ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया जम्मू कश्मीर पर। अब पाकिस्तान की सेनाएं तेजी से जम्मू कश्मीर में घुस आई। यहाँ के राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सहायता मांगा, तो गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल ने इनको आश्वासन दिया कि हम एक ही शर्त पर मदद कर सकते हैं, तुम जम्मू कश्मीर को हमारी तरफ मिला दो। तो उन्होंने कहा ठीक है मिला देंगे, पहले ये वाली लड़ाई, और इस शर्त पर भारत की सेनाएं, भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में उतरी, पाकिस्तान से युद्ध हुआ और पाकिस्तान की सेना पीछे हटी। तो कुछ हिस्सा पाकिस्तान के सेना के कब्जे में रह गया, कुछ हिस्सा भारत सरकार ने इधर बना लिया।
भारतीय सेनाएं जीतते हुए जा रही थी, पाकिस्तानी सेना पीछे की ओर जा रही थी। ऐसे में युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। अब युद्ध विराम की घोषणा में ये हुआ कि जो जहां होता है वो वहीं बना रह जाता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में बना रह गया, जिसको आप POK कहते हैं। ठीक है ना, मैप पे हमने कई बार समझा भी है। तो वो POK कहलाता है। और कुछ हिस्सा जो मुक्त हो गया। अब जो मुक्त हो गया उसी को 26 अक्टूबर 1948 को दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू और हरि सिंह के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर दिया गया। ठीक है ना। अब विलय हुआ कुछ शर्तों के तहत। क्या? भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से क्या कहा कि हमें आपका केवल रक्षा, वित्त और संचार, ये 3 मामला केवल आप हमें दे दीजिए, बाकी आप लोग स्वतंत्र बने रहिए। रक्षा, वित्त, संचार, इसके अलावा एक विदेश मामला, ये 4 मामले, रक्षा, वित्त, संचार और विदेश मामला, ये 4 भारत सरकार ने ले लिया। बाकी राजा को स्वतंत्र कर दिया, मतलब गुलाम फिर भी नहीं बनाया था। इनको पूरा अधिकार दिया गया कि आप जम्मू कश्मीर में कोई भी नियम बना सकते हैं, चलाइए। और तभी हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था। ठीक है ना, क्योंकि बाकी सारे कानून इनके हिसाब से चलते थे, जो राजा थे। बाद में वहाँ के विधानमंडल, विधानसभा ने बनाया। और ये 4 चीजें भारत सरकार की, भारतीय संविधान की इनको माननी थी। तो इस तरह से इनका काम हुआ। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो हुआ। हैदराबाद की स्थिति बड़ी विषम थी। हैदराबाद के जो नवाब थे उस समय, उस्मान अली खां, ये हैदराबाद के नवाब थे। तो जो उस्मान अली खां थे हैदराबाद के नवाब, हैदराबाद में हिंदू आबादी ज़्यादा रहती थी, मुस्लिम आबादी कम रहती थी। तो ये भारत सरकार को एक ही धमकी देते थे कि हम अपना राज्य नहीं मिलाएंगे भारत में, और अगर ज़बरदस्ती आप करेंगे तो हम अपने यहाँ के हिंदुओं को पहले मरवाएंगे, हिंदुओं को मरवा देंगे। तो भारत सरकार के पास यह एक समस्या थी। 13 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक एक युद्ध हुआ ऑपरेशन पोलो के नाम से। भारतीय सेना को रात में ही हैदराबाद में उतारा गया, ठीक है ना, युद्ध के लिए। फिर युद्ध हुआ और इसमें भारतीय सेना का नेतृत्व किसने किया? जयंत चौधरी, भारतीय सेना नायक थे जयंत चौधरी। एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में हैदराबाद की जो सेना थी वो पराजित हुई। नवाब जो था वो पाकिस्तान भाग गया, हैदराबाद का नवाब पाकिस्तान भाग गया डर से, और इस तरह से हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। तो 2 हो गए, एक बचा जूनागढ़। अब जूनागढ़ से पूछा गया भैया आपका क्या होगा? जनाबे अली, 2 लोगों का तो मामला ठीक है, हो गया ना। अब इनका क्या करना है? तो एक तटस्थ भावना अपनाए। ये बोले जनता हमारी नहीं कह रही है, तो सरकार ने कहा ठीक है हम जनता से पूछ लेते हैं, ठीक है ना। 9 नवंबर 1948 को यहां पर जनमत संग्रह करवा दिया गया, यानी जनता से पूछने का वो हो गया कि जनता से पूछ लेते हैं। तो जनमत संग्रह में क्या हुआ? जनता ने कहा हम यहां क्या करेंगे, हम तो उधर ही शामिल होंगे भारत में। तो इस तरह से जनमत संग्रह के द्वारा इसको भी भारतीय संघ में मिला दिया गया। जूनागढ़ के नवाब कौन थे? महावत खां, ये नवाब थे। और इनके वजीर कौन थे? वजीर या दीवान
शहनवाज भुट्टो। देखिए, तो इस तरह से इन 3 राज्यों को भारतीय संघ में मिला लिया गया। हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और जम्मू कश्मीर को समझौते के द्वारा मिलाया गया। हैदराबाद के नवाब कौन थे? तो उस्मान अली खां। भारतीय सेना का नेतृत्व किसने किया था? जयंत चौधरी ने ऑपरेशन पोलो के द्वारा। जूनागढ़ के नवाब कौन थे? महावत खान नवाब थे और उनके वजीर या दीवान का नाम था शहनवाज भुट्टो। और इस तरह से इन्हें भी मिलाया गया और इनका नाम परिवर्तित करके भारतीय राज्यों में शामिल कर लिया गया। ठीक है ना? तो ये अनुच्छेद 3 तक की बातें कंप्लीट हो जाती हैं। अब भाग 1 का आखिरी अनुच्छेद है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 ये बताता है कि अभी तक जो आपने पढ़ा है ये सब जायज है कि नाजायज है। ठीक है ना? मतलब ये बताता है कि ऐसा जितना आप लोग किए हैं ना ये कार्यकलाप, उसको बदल के ये कर दिया, उसका नाम बदल लिया, उसका हिस्सा उसको दे दिया, क्या ये सब संभव है या नहीं है? ये सब किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? ठीक है ना? अनुच्छेद 4 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 4 लिखेंगे। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 के तहत किए गए संवैधानिक संशोधन, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। यही कहता है। क्या कहता है? कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो आपने पढ़ा कि नाम बदल सकता है, सीमा बदल सकता है, नया राज्य मिला सकता है, नए राज्य का गठन कर सकता है, वह अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं है। क्योंकि अगर अनुच्छेद 368 में शामिल हो गया तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अनुच्छेद 368 कहता है कि आप संसद नाम बदल ले, सीमा बदल ले, सब कर ले, बस ऐसा कुछ नहीं करना है कि मूल ढांचा प्रभावित हो जाए। संविधान का जो मूल ढांचा है वह प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अब ये मूल ढांचा क्या है? तो प्रस्तावना। इसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे विधिवत कि प्रस्तावना क्या है, तभी समझ में आएगा कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। किसी ने इसको संविधान बनाने वालों के मस्तिष्क की कुंजी कहा, सबने अलग अलग तरीके से इसको नाम दिया। तो प्रस्तावना क्या है यह बात तभी समझ में आएगी विधिवत। ठीक है ना? हटाएं इसको। तो यह भाग 1